तो स्टूडेंट हमारा पांचवा क्वेश्चन सर, इन एन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बेसिकली मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस गामा इक्वल टू 5/3 डिक्रीजेज फ्रॉम 60 केल्विन टू 50 केल्विन, द वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस बेसिकली। तो सबसे पहले स्टेटमेंट से इस पता चलता है कि अगर ये एडियाबेटिक गया है तो एडियाबेटिक के केस में क्या हो जाएगा कि Q की वैल्यू क्या होती है, 0। ये बात आपको पता है, परफेक्ट। और टेम्परेचर T1 की वैल्यू हमारे पास है 60 केल्विन डन, और T2 की वैल्यू हमारे पास है 50 केल्विन। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस आप निकालेंगे तो डेल्टा T की वैल्यू बन जाएगी 10 केल्विन। ये बात इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गामा की। तो गामा हमारे पास 5/3 गिवन है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दीजिए। Q इक्वल टू देयर इज अ W प्लस ऑफ डेल्टा U। तो Q की वैल्यू आपको पता है कि ये तो 0 है, तो W की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा U। और आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में ही जो इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो NCV डेल्टा T होती है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बेसिकली वहाँ पे इंटरनल एनर्जी ही जनरेट होती है, राइट। क्वेश्चंस में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 गिवन है, राइट। तो ये हो जाएगा 1। और CV की वैल्यू अब फिर से एक बार अप्रोच करते हैं, तो CV इक्वल टू होता है गाइज R अपॉन ऑफ गामा माइनस 1, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा R अपॉन और गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T की वैल्यू 10 है। अब हम लोग इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। सवाल में देखो तो R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8.3, सो 8.3 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेसिकली 5, और अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर बनना चाहिए इसका वो हो जाएगा 124.5, ठीक है। इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक्स बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैच करना है बेसिकली द फॉलोइंग टेबल्स रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेजर एप्लीकेशंस। सो हमारे पास माइक्रोवेव, बेसिकली आपके पास घर में माइक्रो ओवन होगा तो उससे आप खाना गर्म करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि P की वैल्यू हो गई सेकेंड, डन। चलो, फिर उसके बाद गामा रे आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया होगा कि जो गामा रे जो होती है मोस्ट ऑफ द उसका जो आइसोटोप्स वगैरह होता है वो सब कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली R की वैल्यू भी हो गई 4th, डन। अब उसके बाद आ जाते हैं रेडियो वेव। आपको पता है रेडियो वेव का केवल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, तो ये हो गया हमारे पास 3rd, तो S हो गया 3rd, डन। और लास्ट आपके पास बच गया जो कि अल्ट्रा वायलेट UV रे का यूज होता है वाटर के प्योरीफिकेशन में, जो कि फर्स्ट हो गया, तो Q की वैल्यू फर्स्ट। अब देख लो P सेकेंड, Q फर्स्ट, R फोर्थ और S, इसका मतलब है आपके पास 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। तो अगर आपने थियरी को सही से अप्रोच कर रखा है और पढ़ रखा है तो सिंपली आप इसका आंसर दे सकते थे वहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है are taken slowly through infinite thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r having uniform positive charge density rho as shown in the figure diagram में given obviously. The initial and the final position of charges are marked by A and B distances 2r and 3r respectively from the center of the sphere. In this process, the magnitude of total work done on point charge, तो हमारे पास है n की वैल्यू फाइंड आउट करना, डन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2r ऑलरेडी गिवन है ये,
और यहाँ पे हमारे पास जो है 3R गिवन है। डन, इतना सा। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं VA मान लेता हूँ, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो VB मान लेता हूँ। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करूँ तो जो पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। आई एम डन। लेकिन हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मैग्नीट्यूड हम 1 रखेंगे। सो अल्टीमेटली चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर। डन, यही आपको निकालना है। ये आपने फाइंड आउट कर लिया तो काम खत्म। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ये तो हो जाएगा VB माइनस ऑफ VA, ये हमारे पास बनेगा। अगर मैं इनिशियल इसको कंसीडर करता हूँ और फाइनल इसको कंसीडर करता हूँ तो VA माइनस बी भी बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। तो मुझे VA निकालना है। तो VA क्या होना चाहिए वैसे? तो VA की जो वैल्यू बनेगी वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डेंसिटी हमारे पास रो है तो बेसिकली मैं टोटल चार्ज Q, और डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास R। अब यहाँ पे देखो R की वैल्यू हमें पता है कि देयर इज ए 2 कैपिटल R होगा, और हमारे पास चार्ज डेंसिटी रो गिवन है। तो रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर है तो। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि बेसिकली जो Q की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू वी होगा, और V की अगर आप वैल्यू प्लेस कर देते हैं क्योंकि ये स्पीयर है तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है? Q की आ गई। तो यही वैल्यू यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई, और R की वैल्यू कितना? 2R है तो ये हो गया 2 इंटू R। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और R से R क्यूब तो यहाँ पे बच जाएगा R स्क्वायर। डन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली VA की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो रो इंटू R स्क्वायर ऊपर की तरफ बचेगा न्यूमरेटर पे, और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा पहला VA की वैल्यू। सिमिलरली मैं VB की वैल्यू ऐसे ही निकाल लूँगा। तो VB की वैल्यू कितना हो जाएगा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई, और अब स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास 3R है तो 3R की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूँगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होने के बाद ये R स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली रो R स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये अब मुझे पोटेंशियल निकालना V की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा कि अल्टीमेटली VA माइनस VB कर देता हूँ, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस कम होती है बेसिकली उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली VA माइनस ऑफ VB कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा अगर मैं ध्यान दूँ तो रो R स्क्वायर अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R स्क्वायर अपॉन में 9 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा देयर इज 36, नीचे हो गया 36 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 6 रो R स्क्वायर माइनस ऑफ 4 रो R स्क्वायर। सो अल्टीमेटली 2 रो R स्क्वायर अपॉन में 36 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 बच जाएगा, ये 18 हो गया। तो अब मैं रो R स्क्वायर अपॉन में 18 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे इक्वेशन का कंपैरिजन अगर मैं इस गिवन इक्वेशन से करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे जो n की वैल्यू मिलेगी वो हो गई 18। दैट्स ऑल। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। Question number 8. A beam of light falls on a metal surface that such that photoelectrons are generated. तो बीम लाइट इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, राइट। इफ द पावर ऑफ लाइट सोर्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम, इसका मतलब है जो पावर है
वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, वो भी लीनियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं एंड देन वेरिएशन ऑफ फोटो करंट एंड मैग्नीट्यूड, राइट। तो हमें जो फोटो करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टॉपिंग पोटेंशियल का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। डन। चलो बात कर लेते हैं। तो गाइज जो फोटो करंट होता है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं। फोटो जो करंट होता है, फोटो करंट जिसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी के, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इंटेंसिटी होती है और इंटेंसिटी किसकी, इंसिडेंट लाइट की, ठीक है ना। जो इंसिडेंट लाइट जो मेटल के सरफेस पे फॉल हो रहा है, तो जो इंटेंसिटी होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती रहती है। क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो अल्टीमेटली मैं ये देख सकता हूँ कि जो फोटो करंट है ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कैसा, क्योंकि लीनियर, कैसा होगा, लीनियर। लीनियर कैसे होगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली ड्रॉप होती है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे देख लो। ये हो जाएगा आई और इधर बन जाएगा टी। ये ड्रॉप हो रही है लीनियर वेरिएशन, तो इस तरीके का बनेगा। इस तरीके में सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये है या तो ये है। इसका मतलब थर्ड और सॉरी सेकंड और फर्स्ट दोनों कैंसिल, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो ये बोलना चाहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो गाइज अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, ये बात भी आपको पता है। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, राइट। और फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो। और फ्रीक्वेंसी का चेंज न होना, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। डन। तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास कांस्टेंट कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा v और इधर की तरफ हो जाएगा t, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से फॉर्म होगा। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड। समझ में आ रहा है मेरी बातें, इस तरीके से इसका सिचुएशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बॉब बी ऑफ मास एम रेस्ट at mass m at rest is hanging vertically from a ceiling by a massless string of length 10 मीटर, ठीक है ना। इसका पूरा लेंथ कितना है, 10 मीटर का लेंथ है, आई शो इन द फिगर। पॉइंट ए ऑफ मास एम, ऑब्वियसली इसका भी मास एम है और इसका भी मास हमारे पास एम है, परफेक्ट। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास मेंशन भी है कि 10 मीटर पर सेकेंड जो हिट कर रहा है इस बॉब बी को इलास्टिकली, ठीक है ना। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इलास्टिकली कंडीशन। द बॉब बी राइजेज एच मीटर, तो जब इसको हिट करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, एच मीटर की हाइट तक राइज कर जाएगा। तो यही एच मीटर की हाइट को ही हमें कैलकुलेट करना है कि बेसिकली ये जो एच मीटर हाइट राइज किया है ये क्या होगा, ठीक है ना, कोलिजन के बाद। तो चलो देख लेते हैं। तो होता क्या है कि इलास्टिक अगर कोलिजन होता है, इलास्टिकली अगर कोई चीज़ कोलिजन होता है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम ये दोनों के दोनों होते हैं कंजर्व, राइट ना। तो कोलिजन दो तरह से होता है, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, जबकि इलास्टिक में काइनेटिक और पोटेंशियल सॉरी
मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, ये मोमेंटम है बेसिकली पी, ठीक है, दोनों कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। जो ए ऑब्जेक्ट है इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, ऑफ ए, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बी के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि एच हाइट पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी एट एच हाइट। डन। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। एक्चुअली ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट ए पे जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इनिशियली वहाँ से वो मूव कर रहा है, तो हम लोग उसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम सॉरी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच, मास से मास हो गया कैंसिल, बेसिकली एच इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ऑफ टू जी। गाइज अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो वेलोसिटी है 10, तो ये 100 हो गया, और 2 इंटू इनफैक्ट हमारे पास जी की वैल्यू को 10 लेने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, और द फाइनल आंसर इज दैट इज 5। तो 5 मीटर की हाइट तक वो क्या करेगा, अरेज करेगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले तो इसको एक बार पढ़ते हैं। तो एक आइडियल गैस है मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है आइडियल गैस। ईच ऑफ मॉलिक्यूल हैज ए 3 डायमेंशनल 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल एंड एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मॉड। द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी, बेसिकली गामा की वैल्यू गिवन है जो कि Cp बाई Cv से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है 8/7। डन। और देखो टोटल नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो गामा जब स्पेसिफिक हीट रेशियो गिवन होता है तो 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन होता है, ठीक है ना। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसकी वैल्यू 8/7 और इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एन बन जाएगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 7 1/7 मल्टीप्लीकेशन 2, तो n की जो वैल्यू बन जाएगी वो हो गई गाइस 14। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हो गई 14। अब n की वैल्यू 14 हो गई, लेकिन जब भी पॉलीएटॉमिक की बात किया जाए या फिर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया जाए तो n इक्वल टू जो टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था कितना है 3, प्लस टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, प्लस कितना वाइब्रेशनल मॉड है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वाइब्रेशनल मॉड होता है वो एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मॉड है। और गाइज वन वाइब्रेशनल मॉड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व होता है। तो अगर एफ वाइब्रेशन हो रहा है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2f, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 2f। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व होंगे किसके किसके कारण, तो एक तो होगा काइनेटिक के कारण और दूसरा होगा पोटेंशियल के कारण। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो गया कंडीशन। अब इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था जो कि 14 है, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू एफ। अल्टीमेटली आप यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा दैट इज़ 4, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद मिल गया। सो हम ऑप्शंस में रेफर करें तो देयर इज ए थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनेगा।